हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट। मेरे दोस्त, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पिछला चैप्टर पढ़ा। मोल कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया है, उसके क्वेश्चनों को रिवाइज किया है। ठीक है, अब आपका नया चैप्टर है गैसियस स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी एनर्जी के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं मेरे दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम को बर्बाद ना करते हुए तो देखिए, गैसियस स्टेट में हम लोग सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे आइडियल गैस। और आइडियल गैस में मेरे दोस्त आप जानते ही हैं कि सबसे पहले टॉपिक कौन से आएंगे? सबसे पहले टॉपिक आएंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, लॉज। तो हम लोग सबसे पहले लॉज को कवर करेंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। 2 मिनट में हो जाएगा क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। तो जरा देखो कि करना क्या है, इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले डिस्कशन है बॉयल्स लॉ का। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो इस बात को डिस्कस करते हैं। अभी आप स्टेटमेंट में ना जाएं, तो सबसे पहली बात, गैस के देखो यार 4 वेरिएबल होते हैं, 4 वेरिएबल होते हैं गैस में। कौन कौन से होते हैं 4 वेरिएबल? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। तो इसका मतलब गैस के ये 4 वेरिएबल है। मेन गैस को डिफाइन करने के लिए 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। यदि कोई बच्चा कहता है कि सर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो तुम समझ जाते हो कि यार या तो गैस बहुत ज्यादा है या उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि नहीं? गैस बहुत ज्यादा भरी होगी तो भी प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो गैस को डिफाइन करने के 4 वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर। अब जरा देखो यार, इनमें से 2 को कांस्टेंट रखते हैं, इन 2 को, तो P और V के बीच में एक रिलेशन आ जाता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देखो बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बॉयल्स लॉ क्या होता है, 4 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल को कांस्टेंट कर दो। कौन कौन से? मोल और टेम्परेचर को। तो जब मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो होता क्या है, तो P और V में एक रिलेशन आ जाता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। मतलब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। अब गौर से बातों को मेरे बच्चों सुनिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या है, यदि हम इसको ऐसे लिख ले तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा, है कि नहीं? क्या कोई बच्चा बुरा मानने वाला है कि सर आपने ऐसे क्यों लिख लिया? नहीं मानोगे। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप बॉयल्स लॉ ये पढ़ते हैं क्या, कि द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट फिक्स करने का मतलब क्या होता है, या क्वांटिटी फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि मोल फिक्स हो गए। द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देखो लिखा है, द प्रेशर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस। गिवन क्वांटिटी का मतलब मोल कांस्टेंट हो गए। क्या हो गया? मोल हमने कांस्टेंट कर दिए, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो क्या याद रखना है आपको? सिर्फ ये बात याद रखनी है कि मोल कांस्टेंट रखने हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसे ऐसे। अब जरा गौर समझो, आपको ये वाला बॉयल्स लॉ याद रखना है, P इंटू V इक्वल टू K। ये क्या बता रहा है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों? ये बता रहा है कि गैस का प्रेशर और गैस के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, किसके? गैस के। यदि गैस का टेम्परेचर और मोल चेंज नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो क्या होगा? उस गैस का प्रेशर और उस गैस के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें बॉयल्स लॉ ये नहीं पढ़ना है, हमें बॉयल्स लॉ ये वाला पढ़ना है। मतलब न्यूमेरिकल के लिए हम इस पर फोकस रखेंगे। क्या फोकस रखोगे? कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होता है यदि मोल कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है।
प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होता है यदि मोल कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो दिखता है, आप मोल को कांस्टेंट करने की कोशिश करिएगा, ये हमारा खास पॉइंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, किन्हीं दो गैसों का P इंटू वी का मल्टीप्लाई ऑलवेज कांस्टेंट होगा यदि मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। मतलब क्या है, इस बात को मैं समझाता हूं। देखिए यार, ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या है, हमारे पास कुछ गैस है, इस तरह से कुछ गैस है, ये देखो। अब इस जगह पर इसका प्रेशर कितना था, P1, और वॉल्यूम कितना था गैस का, V1। ठीक है, ये वॉल्यूम है। इस तरह से गैस का प्रेशर कितना था, P1, ठीक है, और गैस का वॉल्यूम कितना था मेरे भाई, मेरे बच्चों, V1। अब क्या हुआ, किसी ने पिस्टन को नीचे किया, नीचे करने से क्या हुआ, ये पिस्टन यहां पर आ गया। ठीक है, अब इस जगह पर प्रेशर कितना हो गया, P2, इस जगह पे वॉल्यूम कितना हो गया, V2। आपने पिस्टन को क्या किया है, नीचे ऐसे, ठीक है ना, पिस्टन ये था तो गैस का वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, पिस्टन को किसी बच्चे ने नीचे कर दिया ऐसे, तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। अब जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, जब आप पिस्टन को नीचे ला रहे हो तो क्या गैस लीक हो रही है, क्या गैस लीक हो रही है, नहीं। यदि गैस लीक नहीं हुई तो मोल मेरे भाई कांस्टेंट हो गए ना मेरे प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा यार मोल कांस्टेंट। गैस लीक नहीं होगी तो मोल चेंज नहीं होंगे, तो मोल हो गए कांस्टेंट, और पूरी सिचुएशन में टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। तो जरा देखिए, जब भी पिस्टन को हमने नीचे किया तो मोल कांस्टेंट हो गए और साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो जब मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए तो इस जगह का P इंटू वी दूसरी जगह के P इंटू वी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि P और V का मल्टीप्लायर हमेशा कांस्टेंट होता है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मोल कांस्टेंट हो तो यार यहां से यहां तक आने में क्या मोल चेंज हुए, चेंज हुए नहीं मेरे बेटे। तो फिर क्या यहां से यहां तक आने में टेम्परेचर चेंज हुए, नहीं मेरे बेटे। तो फिर जितना P इंटू वी का मल्टीप्लायर, जितना P इंटू वी का मल्टीप्लायर इस जगह पे था, उतना ही P इंटू वी का मल्टीप्लायर हर जगह पे होगा। यहां पर जितना P इंटू वी का मल्टीप्लायर है वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा, वही यहां पे होगा, हर जगह पे सेम होगा। P इंटू वी का मल्टीप्लायर कांस्टेंट होता है भाई, मेरे ध्यान रखना, P चेंज होता रहेगा, V चेंज होता रहेगा, मगर उनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम लोगों ने जो 5 मिनट में डिस्कस किया है उसको दिमाग में बैठा लो। पहला पॉइंट क्या बैठा लोगे, पहला पॉइंट तुम ये बैठा लोगे कि बॉयल्स लॉ का मतलब ये होता है कि P इंटू वी का मल्टीप्लायर जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। P इंटू वी का मल्टीप्लायर जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसको चेक करने में सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखोगे, मोल पे। मोल चेंज नहीं होने चाहिए क्योंकि वो विजुलाइज नहीं होते, दिखते नहीं है। टेम्परेचर तो देखो उसको क्वेश्चन में लिख के देना पड़ेगा, मजबूरी है, मगर मोल जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, तो उनका चेंज आपको खुद पकड़ना पड़ेगा, वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल पर, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मगर ये लिखने में अच्छा है, आपको क्वेश्चन करने में क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने में ध्यान रखना है कि गैस का प्रेशर और उसका वॉल्यूम का मल्टीप्लायर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब हम बातों को आगे बढ़ाएं, तो इसी के आप लोग बुकों में फार्मूला मानते हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फर्जी चीज है, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ गए क्या, P इंटू वी का मल्टीप्लाई ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। एक एक करके बातों को पढ़ाता रहूंगा, अभी ग्राफ भी पढ़ाने। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आ गए मेरे दोस्त, कि इसके कुछ क्वेश्चन तो किए जाए, तभी तो पता चलेगा कि जो बात बताई गई है वो अप्लाई कैसे होनी है। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है मेडिकल में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 730 mm प्रेशर, 380 ml ऑफ ड्राई ऑक्सीजन
was collected. If the temperature is constant, what will? अच्छा अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हाट वॉल्यूम विल बी द ऑक्सीजन ऑक्यूपाई एट 760 mm प्रेशर। अब वो क्या कह रहा है कि यार एक कंटेनर था, देखिए उस कंटेनर में हमारे पास क्या थी, ड्राई ऑक्सीजन गैस थी। कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस, ठीक है कि नहीं बच्चों। अब जो ऑक्सीजन गैस थी उसका हमको क्या दिया है, प्रेशर दिया है 730 mm, सॉरी 730 mm ऑफ Hg हाइट, ठीक है। और उसका टेम्परेचर भी दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बच्चों उसका वॉल्यूम भी दे रखा है 380 ml। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। अब वो कहते हैं कि यदि इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए और कितना कर दिया जाए, 760 mm कर दिया जाए, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना। ये देखो व्हाट वॉल्यूम विल बी द ऑक्सीजन ऑक्यूपाई, तो जरा बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो भाई ने लिख दिया है। मैंने आपको कहा था कि जब भी कहीं बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन होगा तो टेम्परेचर की टेंशन ना लो, वो अपने आप लिख के देता है, इसलिए हमें मोल पर फोकस रखना है। अब बताइए क्या कहीं से गैस निकल रही है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? नहीं। अब प्रेशर बढ़ाया होगा तो उसने पिस्टन को नीचे किया होगा। तो जरा देखो पहली सिचुएशन क्या थी, ये वाली। अब जरा देखिएगा पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन हमारे पास ये वाली है, जब प्रेशर कितना है, ये है, वॉल्यूम कितना है, ये। अब दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये वाली है, जिसमें वॉल्यूम कितना हमने मान लिया V और प्रेशर कितना है, ये। अब यहां से यहां तक पहुंचने में जरा बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितना था उतना ही है कि नहीं। अब बात आई इसके टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस क्या निकल रही है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गैस निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली वाली सिचुएशन का P इंटू वी दूसरी वाली सिचुएशन के P इंटू वी के बराबर होगा। तो मेरे दोस्तों हम लोगों ने कर दिया, पहली सिचुएशन का P इंटू वी, P इतना और V कितना है 380। अब दूसरी सिचुएशन का P इंटू वी, P कितना है ये और V कितना है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसको इससे उड़ा दो, ये 2 बार जाएगा तो V इक्वल टू आ गया, ये 10 आ गया, और इसको मार दो तो ये 5 बार हो जाएगा, है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 5 1 21 2 इतना। अब जरा देख लो इसमें से कौन सा आंसर, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने सही कैलकुलेशन की है यार दोस्त, ठीक है। 0 से आपने 0 काट दिया है, और 38 का डबल है ये, तो 2 आ गया। अच्छा तो ये 10, हाँ 2 आ गया, तो ये कितना बचा यार 10 बचा। 2 से 5, अब 5 से इसको, तो जरा देखिए कैलकुलेट करके यही आ रहा है, इसमें कोई आंसर है नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन गलत है। देखिए 15 का ये आ गया, अच्छा 7 35 1 36। देखो यार कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें, कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए मैं पहले सभी बच्चों से सॉरी बोलता हूं कि यदि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वैसे मैं सही करूंगा, ठीक है। हाँ कभी कभी हो जाता है। तो चलो यार देखो बच्चों, V की वैल्यू कितनी आ गई 365 ml, पहला आंसर मैच कर गया है, बस बात खत्म हो गई। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना देखना है कि P इंटू वी का मल्टीप्लायर कांस्टेंट होता है, तो एक जगह का P इंटू वी दूसरी जगह के P इंटू वी के बराबर कर दें। बस जिस जगह के P इंटू वी आपस में बराबर कर रहे हो उनके मोल सेम होने चाहिए और उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन करें, क्योंकि आपका मन एक क्वेश्चन से तो भरता नहीं है। आप कहते हो सर यार प्लीज क्वेश्चन करा दो, तो करा देते हैं। अब देखो क्या है, कहा गया है 600 cc ऑफ ए गैस एट ए प्रेशर ऑफ 750 mm इज कंप्रेस्ड टू 500 cc, ठीक है। टेक द टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, द इंक्रीज इन प्रेशर इज। अब वो पूछ रहा है कि यार एक कंटेनर था, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर था जिसमें गैस कितनी थी 600 सेंटीमीटर क्यूब, ये देखो, और इसको कंप्रेस कर दिया गया है कहां तक
500 सेंटीमीटर क्यूब तक। इसका मतलब किसी ने क्या किया है, किसी ने ये काम किया है कि पिस्टन को नीचे कर दिया, कंप्रेस कर दिया ऐसे। अब ये पिस्टन हमारा यहां पे आ गया है इस तरह से। अब वो पूछ रहा है कि बताओ प्रेशर में कितना इंक्रीज हुआ है। पहले प्रेशर कितना था 750 mm, अब कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, चेंज पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है द इंक्रीज इन प्रेशर इज, कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो जरा बताइए, पूरे सिस्टम में आपने सिर्फ कंप्रेस किया है, क्या कहीं पर टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। अब बताओ कंप्रेस करने से क्या गैस निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, इसका मतलब मोल भी कांस्टेंट। और मेरे दोस्त टेम्परेचर और मोल दोनों कांस्टेंट हैं, और यदि टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट होंगे तो क्या करोगे, इस जगह का P इंटू वी इस सिचुएशन के P इंटू वी के बराबर होगा। तो 600 इंटू 750 बराबर 500 इंटू P फाइनल, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको ये मार दिया तो 5 1 और 5, तो यार जरा देखना कितना प्रेशर आ गया फाइनल। तो फाइनल प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, ठीक है। और कितने जीरो उड़ा दिए यार, एक जीरो भी बचा है, हाँ। तो कितना आ गया 900 mm ऑफ Hg हाइट। तो चेंज इन प्रेशर मतलब कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो पहले कितना था अब कितना हुआ है, तो इंक्रीज्ड प्रेशर है ना, इंक्रीजिंग, कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है या चेंज कितना हुआ है, इस बात को बता देते हैं। तो जरा देखो मेरे दोस्त कितना चेंज हुआ है, डेल्टा P इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, इसको जरा माइनस करके बताओ कितना आएगा 150 mm। क्या कोई है ऐसा आंसर, यस 150 mm। बात समझ पाए क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि यार एक गैस है 600 ml है ना, उसको कंप्रेस कर दिया है, और कहां तक कंप्रेस कर दिया है 500 cc तक कंप्रेस कर दिया है। तो बताओ प्रेशर कितना इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर तो उन्होंने कांस्टेंट ही रखा है, मोल भी कांस्टेंट है, तो कहीं का भी P इंटू वी कहीं के भी P इंटू वी के बराबर कर दो। इसको कोई P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं पड़ेगा, मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं पढ़ोगे। क्यों, जब आप ऐसा पढ़ोगे तो आपको ये फार्मूला के फीलिंग देता है। आप क्या करते हो, बस प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू डालना शुरू कर देते हो, आप ये नहीं देखते हो कि मोल भी कांस्टेंट रखना है। आप क्या करते हो, बस वैल्यू डालना शुरू कर देते हो फार्मूले में। इसीलिए ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं है। तो इसको ये इस तरह से याद रखा करो कि P इंटू वी हर जगह पे सेम रहेगा यदि मोल कांस्टेंट हो, यदि मोल कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो। मोल पे फोकस इसलिए है क्योंकि मोल ही पकड़ना है, टेम्परेचर तो बार बार देखो दे देता है, वो है कि नहीं, टेम्परेचर तो बार बार मेरे दोस्त वो क्या करता है, दे देता है, हमें बता देता है कि यार देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आप टेंशन ना लो। तो हम लोग टेंशन नहीं लेते, तो मोल पर फोकस रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इसको भी कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए यार बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं करते हैं, कॉन्सेप्ट को तो समझ रहे हो ना मेरे बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी जगह का पीवी का मल्टीप्लाई किसी दूसरी जगह के पीवी के मल्टीप्लाई के बराबर कर सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट का P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में। बस मोल सेम हो और टेम्परेचर सेम हो, मतलब कांस्टेंट हो, ठीक है। टेम्परेचर दिखेगा, मोल को फोकस रखिएगा, मोल को फोकस रखिएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी करते हैं और धीरे से निपटा देते हैं। और आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपने तो सॉल्व भी कर लिया हो। ए वेसल है 120 ml कैपेसिटी कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इतने प्रेशर। उनका कहना है कि सर एक वेसल है। हमने कहा भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं यार कि एक वेसल है। और वो कहते हैं कि एक वेसल में कुछ गैस है, तो हमने कहा भाई ठीक है, कह रहे हो तो अच्छा ही कह रहे होगे। फिर वो कहते हैं कि यार वहां का जो सिचुएशन है वो इस तरह से है, क्या 120 ml मतलब 120 ml की उसकी कैपेसिटी है, मतलब वॉल्यूम है। उसका प्रेशर जो है 1.2 बार है,
हमने कहा ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना उन्होंने बोला है। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। अब वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि सर देखो हमें तो मजा नहीं आ रहा है, हमने इस पूरी गैस को पाइप लगाया ऐसे और इसको जाके ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे कंटेनर में। तो हमने कहा कर दो भाई, तुम्हारी इच्छा है तो आप कर दो, हम लोग क्या मना करेंगे। तो दूसरे कंटेनर में इन्होंने जो ट्रांसफर किया वो कंटेनर इससे बड़ा है, ऐसे उस कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है ऐसे, और इसका वॉल्यूम कितना है 180 ml। अब वो पूछ रहे हैं इसका प्रेशर कितना होगा, यहां पर गैस का प्रेशर कितना होगा। देखो व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, टेम्परेचर यहां पर भी 35 था और यहां पर भी 35 है। अब प्यारे बच्चों जरा देखो, क्या टेम्परेचर चेंज है, नहीं, टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। अब बताओ जरा गौर से मेरी बात समझना, सारी की सारी गैस यहां से निकाली गई है ऐसे ऐसे, और पूरी की पूरी गैस यहां ट्रांसफर कर दी गई है। तो जितने मोल यहां पे थे उतने ही मोल तो यहां रहेंगे। क्यों, यहां पे यदि हम मान लें n मोल गैस थी तो यहां पर भी तो n ही मोल होगी। क्यों, क्योंकि भाई पूरी की पूरी गैस आपने एक कमरे से निकाली, एक कमरे में 2 मोल गैस थी, उसको पाइप लगा के दूसरे वाले कमरे में भेज दिया और पूरी की पूरी गैस भेज दी, तो वहां पर भी 2 ही मोल लाएंगे। अब मुझे बताना, यहां पर मोल और टेम्परेचर ये है, यहां पर भी मोल और टेम्परेचर ये है, तो मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस जगह का क्या P इंटू वी, इस जगह का P इंटू वी इस जगह के P इंटू वी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर और मोल दोनों कांस्टेंट हैं, तो हमने उठा के बराबर कर दिए। उस जगह का P इंटू वी क्या है 120 मेरे दोस्त, और 1.2। इस जगह का क्या है 180 मेरे दोस्त, और P निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 उड़ा देते हैं, 6 से इसको उड़ाएंगे 3 आएगा, 6 से इसको उड़ाएंगे 2 आएगा, तो P इक्वल टू आ गया 2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 0.4 आ जाएगा, तो प्रेशर कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो 0.8 बार हमारा प्रेशर आ गया। कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ, इट प्रेशर भी, तो प्रेशर हमारा कितना हो गया 0.4 हो गया। ठीक है, 0.8 हो गया। तो ऐसा कोई आंसर है, ये देखो आंसर है, बात खत्म हो गई। तो बात समझ पा रहे हो, करना क्या है, हम यार क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हम लोग देखो यार बहुत अनाड़ी टाइप के लोग हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछो हमको तो एक ही काम आता है। जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग जब स्कूल में पेपर देते थे, है ना, अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो हमें जो आता था हम वही बताते थे घूम फिर के, है कि नहीं। तो बस वही यहां पर भी है, वो कुछ भी पूछ रहा हो हमें सिर्फ एक ही बात आती है, पीवी एक जगह का उठा के दूसरी जगह के पीवी के बराबर कर देना। और बस बराबर करते समय इतनी बात देख लो कि मोल सेम है कि नहीं, मोल दोनों जगह के सेम होने चाहिए, और टेम्परेचर तो दिखता ही है यार। अगले चलते हैं, चलो भाई दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा देख लो यार, आप सभी समझदार बच्चे हो, पकड़ ही लिया होगा। क्या कह रहा है, 2 ग्लास बल्ब A एंड B आर कनेक्टेड बाय ए वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग ए स्टॉप कॉर्क। Bulb A has a volume of 100 centimeter cube and contains a gas which bulb B is empty। अच्छा, तो देखो उनकी कहानी क्या है, उनका कहना है कि यार सर 2 बल्ब है, बना लेते हैं, है ना, अच्छे से देखिए। अब कह रहे हैं 2 बल्ब है, एक ये है, इसको मैंने जोड़ दिया है, एक ये है, ऐसे, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया हमने B। अब वो A में कह रहे हैं क्या है, कुछ गैस है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना, चलो इसमें कुछ है ले लेते हैं, इसमें कोई गैस है इस तरह से, और B जो है जिससे जोड़ा गया है वो खाली है, इसको मैंने एक स्टॉप कर्क लगा दिया, और ये पूरा का पूरा क्या है, खाली है ना, इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये एम्प्टी वेसल है। तो हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। ऐसी सिचुएशन है, वेसल ए कितना है, इसका वॉल्यूम दिया है उन्होंने
कितना दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वेसल बी कितना है, स्टॉप कॉर्क ए वॉल्यूम ऑफ इतना, टू वेसल ऑफ कनेक्टेड वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग बल्ब ए एज ए 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बी का तो वॉल्यूम वो पूछ ही रहा है, तो हमने कितना मान लिया दोस्त, वी मान लिया। अब क्या है, एंड ओपन द स्टॉप कॉर्क, जब आप स्टॉप कॉर्क खोलते हो द प्रेशर फॉल डाउन टू, तो प्रेशर 40% तक पहुंच जाता है। तो ठीक है, अभी प्रेशर कितना था, अभी प्रेशर था P, अब वो 40% तक पहुंच जाएगा, तो 40% तक कितना हो जाता है इसका 40% फॉल डाउन टू, है ना, 40% तक फॉल डाउन हो जाता है, तो हो गया। तो अब बताओ, जब आप इसको खोलोगे, गौर समझिएगा, अब मैं इसको खोल रहा हूं, अभी ये सिचुएशन दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब जरा गौर से समझिएगा कि होने क्या वाला है। उन्होंने कहा था कि यार एक कंटेनर ए है, एक बल्ब ए है जिसमें कुछ गैस है जिसका वैल्यूम 100 डिग्री है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका कोई प्रेशर भी होगा। उसको एक दूसरे एम्प्टी बल्ब बी से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका वैल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब हम स्टॉप कार को हटा देते हैं, ऐसे हमने क्या किया, स्टॉप कार को हटा दिया कुछ इस तरह से, जब हम स्टॉप कार को हटा देते हैं तो प्रेशर जो है 40% तक पहुंच जाता है इनिशियल का। तो बताओ गैस बी का वैल्यूम कितना है। तो हमने कहा ठीक है, जब स्टॉप कार को हटा दोगे तो गैस क्या होगी, इधर से इधर तक चली जाएगी ना, है कि नहीं, ऐसी ही सिचुएशन तो आएगी। बात देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे 2 बार बना देता हूं, 2 फिगर बना दूंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, है ना। जल्दी से 2 फिगर ड्रा कर देता हूं। पहला फिगर ये था कि जब स्टॉप कार लगी थी। अब दूसरा फिगर क्या है, जब इसको खोल दोगे मेरे दोस्त तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा। खोलने के बाद देखिए कैसा हो जाएगा, ये आपने स्टॉप कार खोला तो जो गैस ए में, जो बल्ब ए में गैस थी वो क्या होगी, बल्ब ए में जो गैस थी वो क्या होगी, बल्ब बी में पहुंच जाएगी, ए से बी में, ए में भी रहेगी बी में भी रहेगी। क्योंकि गैस का एक खास बात होती है, जहां जगह मिलती है वहां तक घुस जाती है, जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां तक गैस जाएगी। गैस का एक सिंपल सा रूल है। तो गैस ए से बी में भी पहुंच गई। अब वो पूछ रहा है इसका वैल्यूम बताओ। तो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, जैसे गलती ना हो आपसे। अब जरा बताइए, यदि हमें बॉयल्स लॉ लगाना है तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर और मोल। टेम्परेचर की बात कहीं भी भाई ने नहीं की है, भाई ने कहीं नहीं कहा है कि टेम्परेचर इतना है या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब भाई ने बोला नहीं है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे, मतलब सपोज चलेंगे कि कांस्टेंट है। अब मोल को पकड़ो, अब मोल को पकड़ो। अब जरा मेरी बात गौर सुनिएगा, इस जगह पर जितने गैस के मोल हैं, जितने भी गैस के मोल हैं, उतने ही गैस के मोल इस जगह पे हैं कि नहीं, पूरे में मिला के। यही गैस निकल के यहां तक गई है ना, तो जितने मोल इस जगह पे हैं उतने ही मोल इस पूरी जगह पे हैं कि नहीं है दोस्तों, बताओ जरा। किसी ने कहा ए के बराबर कर दो तो ए में मोल अलग अलग हो जाएंगे, बी के बराबर कर दो, कंपेयर कर दो, तो बी से कंपेयर कर नहीं सकते, फिर मोल अलग अलग हो जाएंगे। मैंने कहा था मोल को पकड़ना है, टेम्परेचर को नहीं, मोल सेम होने चाहिए। तो जितने मोल यहां है उतने ही मोल तो यहां है, तो इस जगह का P इंटू वी लो। तो जब आप इस जगह का P इंटू वी लोगे, अब अलग ले लेता हूं, अब इस जगह का P इंटू वी लो तो वो कितना है 100 इंटू P बराबर, अब इस जगह का P इंटू वी लो तो P कितना है 40%, V कितना है V, भाई यहां से यहां तक का V लोगे तो ये 100 है और इसको क्या माना है V माना है, तो ये पूरा ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, बात समझ पाए। इस जगह का P इंटू वी ये है, इस जगह का P इंटू वी ये है, दोनों को बराबर कर दिया। क्यों बराबर कर दिया, क्योंकि मोल कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P इंटू वी भी कांस्टेंट होगा। तो इस जगह का जो P इंटू वी होगा वही इस जगह का P इंटू वी होगा मेरे भाई, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो जल्दी से जोश में आ जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो देखो V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 4 से करोगे तो कितना आएगा 25, और 25 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो 250 आ गया।
अब 250 100 प्लस v, तो v इक्वल टू कितना आ गया 150, ठीक है ना। तो v इक्वल टू कितना आ गया दोस्त 150, आंसर आ गया। अब यहां से निकाल लोगे ना यार, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 150। बात समझ पाए कि नहीं, क्वेश्चन को समझ पाए कैसे किया। आप इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा डाले, मगर आप अच्छे से ध्यान दो, एक ही काम हो रहा है, P इंटू वी का मल्टीप्लायर दोनों जगह बराबर कर रहा है। करना कैसे, बस ये सीखना है। और करते समय दिमाग में एक बात का फोकस रखो, मोल नहीं चेंज होने चाहिए। प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखो, मोल नहीं चेंज होने चाहिए, ठीक है। यदि मोल चेंज नहीं हो रहे हैं तो P इंटू वी का मल्टीप्लायर कांस्टेंट रहेगा। और बस टेम्परेचर की टेंशन ना लो, वो दिखता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो बुकों में लिखा है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ना है तो वो टफ है, उसकी लैंग्वेज टफ है। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो ना यार, है ना। किसके साथ, सर्वेश सर के साथ। आप ही के लिए तो आए हैं यार हम, है ना। और हम और दोनों लोग मिलके कुछ नया करेंगे, नए गुल खिलाएंगे हम लोग। अब चलो अगली बात पे चलते हैं। अब देखो ग्राफ के क्वेश्चन, तो ग्राफ के क्वेश्चन के पहले आपको कुछ ग्राफ वाली बातें बताते हैं। तो जरा देखो, अब ग्राफ डिस्कस करते हैं। जरा बताना, बॉयल्स लॉ किस पर होता था। बॉयल्स लॉ जो चलता था वो कहां पे चलता था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ भी होता है तो उसको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी वजह से इसके ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोथर्मल ग्राफ। तो पहला पॉइंट कि बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल ग्राफ बोलते हैं। और आइसोथर्मल ग्राफ क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, क्यों, क्योंकि पूरा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। कोई भी प्रोसेस यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसीलिए इनके ग्राफ को आइसोथर्मल ग्राफ कहा जाता है। अब ग्राफ बनाने कैसे हैं वो मैं बता देता हूं, आप तो टैलेंटेड हो, 2 मिनट में समझ जाओगे। तो पहले कुछ बातें बता देता हूं, उनको समझो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ तो सभी बच्चों को पता ही है, मगर फिर भी बता देता हूं। देखो, यदि कोई इसकी इक्वेशन को फॉलो करता है, y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग टू ओरिजिन, ऐसे। और इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप है बच्चों m, ठीक है, ये जो लिखा है। यदि कोई ऐसा है y इक्वल टू mx प्लस c, या कोई है y इक्वल टू mx माइनस सी, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इनके ग्राफ कैसे बनते हैं जरा समझो। y एक्सेस पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। y एक्सेस पे एक पॉइंट ले लो, यदि पॉजिटिव स्लोप है यहां पे प्लस है, यदि पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर की ओर चले जाओ, और यदि निगेटिव स्लोप हो तो बस नीचे की ओर आ जाओ। इतना करना है क्या, y एक्सेस पे एक पॉइंट ले लिया, यदि पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर चले जाओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये स्लोप लिखा है पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव स्लोप है तो दोस्त यार ऊपर चले जाना, बस y एक्सेस पे पॉइंट पकड़ा, ऐसे खींच दिया। निगेटिव स्लोप है तो नीचे आ गए, ठीक है, इतनी बात हो गई। एक और ग्राफ बता देता हूं, फिर हम लोग ग्राफ पे आते हैं। x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x की पावर 1 y की पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि ऐसा कुछ है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये किसका ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये प्लस माइनस, ठीक है। क्या, एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर 1 बराबर k, कांस्टेंट है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन है, उसका ग्राफ ये होता है। किसकी कंडीशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी कंडीशन है तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन पे। अब जरा देखो यार, ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं और ग्राफ बनाते भी हैं। तो किसी बच्चे ने कहा ए नंबर ग्राफ, ठीक है, कि सर ऐसा करो आप ये ग्राफ बना के बताओ, P वर्सेस 1/v। एक ग्राफ हम लोगों को ये खींचना है कि P वर्सेस 1/v, ये ग्राफ खींचना है। तो हम लोगों ने कहा ठीक, खींच देंगे यार। अब देखो ये ग्राफ कैसे आएगा,
एक तरफ आपने क्या लिया P, एक तरफ मेरे दोस्त क्या लिया 1/v। अब वो पूछ रहा है ग्राफ बताओ, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन भी आएंगे तो ग्राफ भी बताना पड़ेगा। तो ग्राफ बताओ, तो हमने कहा बता देंगे यार 2 मिनट में, अपने को कौन सी टेंशन है। कैसे, जरा देखो, हमें इक्वेशन पता है बॉयल्स लॉ की क्या होती है, P = K 1/v। तो यदि मैं इस 1/v को, इस पूरे इस 1/v को a मान लूं, तो जरा बताओ ये किसके सिमिलर हो गया, y = mx। y की जगह कौन आ गया p, a की जगह कौन आ गया x, तो k की जगह कौन आ गया m। तो पहली बात, ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे। और साथ साथ में इसका स्लोप कितना होगा, यदि इसके स्लोप की बात आएगी तो वो कितना होगा, k के बराबर होगा, है कि नहीं। क्योंकि 1/v क्या है, a के बराबर कर दिया है, क्योंकि 1/v के बीच में ग्राफ चाहिए, v के बीच में नहीं, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो ये तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं, पासिंग टू ओरिजिन, देखो ये वाले ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही बना दिया। ठीक, अब देखो बी नंबर पे चलते हैं। बी पार्ट जरा समझो, अब बी पार्ट घुमाने जा रहे हैं। देखिए अब मैंने इसी पर एक क्वेश्चन दिया आपको बी पार्ट में, अब आप इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। देखो इसी पर मैं एक क्वेश्चन भी आपको देता हूं। एक क्वेश्चन ये देखो यार बच्चों, P है और ये 1/v है, ठीक। एक ग्राफ ये खिंचा है, एक ग्राफ ये खिंचा है। ये है N1 मोल और ये है N2 मोल पर। अब बताना है N1 और N2 में क्या रिलेशन है ना। N1 और N2 में रिलेशन फाइंड करना है। बताओ कैसे निकालोगे, N1 ज्यादा है या N2 ज्यादा है, ऐसा। मतलब गैस के मोल में N1 मोल ज्यादा है N2। तो अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट था कि P × V का मल्टीप्लायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट गौर सुनना, ठीक है। देखो बच्चों, हम लोगों को एक बात पता है, PV = nRT। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को बुरा लगेगा कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया। जरा देखिएगा, PV = K, गौर से समझो। अब PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = K बॉयल्स लॉ है। तो यदि इनको कंपेयर कर दिया जाए तो ये दोनों बातें तो सेम है, तो इसका मतलब K की वैल्यू बेटा मेरे कितनी निकल रही है, K की वैल्यू निकल के आ रही है nRT। और जो K की वैल्यू निकल रही है यही स्लोप है। क्यों, क्योंकि स्लोप तो यही था ना, चेक करो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, K आ रही है ना। तो अब गौर समझना, स्लोप क्या होता है, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल। तो अब बताओ, इसका थीटा ये है, इसका थीटा ये है, किसका थीटा ज्यादा है, इसका। तो इसका मतलब K किसका ज्यादा है, इसका। क्यों, स्लोप ये K था ना, यही तो K है। तो अब गौर सुनिएगा, K किसका ज्यादा है, N1 का। अब N1 का K कब ज्यादा हो सकता है, जब N1 की वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि R और T तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब N1 ग्रेटर देन है N2 के। बात समझ पाए भाई, स्लोप किस गैस का ज्यादा है, जिसके N1 मोल है। अब K की वैल्यू कैसे ज्यादा हो सकती है, nRT में R और T तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और स्लोप N1 वाले का ज्यादा है तो मोल भी N1 वाले के ज्यादा होंगे। सही है ना, बात समझ पा रहे हो ग्राफ का। तो ग्राफ का क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछेगा। अब इसी जगह पे आपसे प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकता था। वो क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता था। देखो अगले पेज पे एक क्वेश्चन देता हूं। वो मेरे से कहता है कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ये देखो, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2। अब वो कह रहा है रिलेशन बताओ किसमें, T1 और T2 में क्या रिलेशन है। तो हमने फिर वही बात कर दी। हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो स्लोप की बात चल रही है, और स्लोप हमें पहले से पता है। क्या स्लोप है, K = nRT। अब बताओ स्लोप K है, K हमारा क्या है, स्लोप। अब किसका स्लोप बड़ा है, T1 का। अब यदि T1 का स्लोप बड़ा है तो T1 का K बड़ा है, तो इसका मतलब T1 वाला टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। बात खत्म हो गई है, कितना आसान है।
जितने भी क्वेश्चन स्लोप के हैं उनमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन स्लोप के उनमें बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, जिसका k बड़ा उसी का t बड़ा, जिसका k बड़ा उसी का n बड़ा, अपने आप क्वेश्चन निकलते चले आएंगे, कुछ करना ही नहीं है। और वो आप समझ जाओगे थीटा किसका बड़ा है, t1 का, तो t1 की वैल्यू ज्यादा है। थीटा कम छोटा किसका है, t2 का, तो t2 की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि जो स्लोप है वो k है और k की वैल्यू कितनी है, nRT। जो स्लोप है मेरे भाई वो k है, k की वैल्यू कितनी है, nRT। ठीक है, इसका मतलब जिस स्लोप ज्यादा तो nRT की वैल्यू ज्यादा। अब इसमें n और r तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब t1 बड़ा होगा तभी तो k की वैल्यू बड़ी आई होगी, है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तुम कर लोगे। अब हम ग्राफ नंबर बी पे आते हैं। यदि किसी ने ये ग्राफ पूछ दिया तो देखो PV वर्सेस P और V, या तो P के वर्सेस में पूछे या V के वर्सेस में, तो जरा बताओ। तो यार ये ग्राफ तो आप सभी को आता है कि PV इक्वल टू क्या होता है, K। इसका मतलब P इंटू V की वैल्यू तो ऐसे ही बॉयल्स लॉ के लिए कांस्टेंट है, यही तो पीछे चिल्ला क्या है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होती है। तो प्रेशर कुछ भी करो, वॉल्यूम कुछ भी करो, P इंटू V की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। प्रेशर कुछ भी करो, वॉल्यूम कुछ भी करो, तो P इंटू V की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। ठीक है ना। अब किसी ने कहा यार इस पर क्वेश्चन, देखो इस पर भी क्वेश्चन दे देता हूं ऐसे। अब उसका कहना है कि यार ये है 3 ग्राफ है, ये T1, ये T2 पर और ये T3 पर। अब कह रहा रिलेशन बताओ, तो बता देंगे। क्यों? जरा बताओ PV की वैल्यू क्या है, K है, और K की वैल्यू क्या है, K स्लोप है, जिसकी वैल्यू क्या है, nRT। क्या वैल्यू है, nRT। अब मेरे दोस्त बताना P सबसे बड़ा किसका है, PV सबसे बड़ा ये वाला है कि नहीं। तो PV बड़ा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि PV की वैल्यू क्या है, K, और K की वैल्यू क्या है, nRT। तो जिसका टेम्परेचर बड़ा उसका K बड़ा, उसी का PV बड़ा। तो सिंपल सी बात है, T3 T2 T1, बात खत्म हो गई। अब C नंबर का ग्राफ देखो। किसी ने कहा यार ये वाला ग्राफ बताओ, P वर्सेस V। तो यार दोस्त P वर्सेस B ग्राफ यदि कोई पूछता है तो आप बता दोगे, आपके लिए थोड़ी टफ है यार, आप तो वैसे ही इतने टैलेंटेड हो। P इंटू V इक्वल टू क्या होता है, चलो इसके आगे लिखते हैं। तो देखो P इंटू V इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, K। अब जरा बताना P की जगह क्या है, Y। P किसकी जगह है, Y की जगह है, X की जगह V है, इक्वल टू K। तो जरा ये देखो, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ये देखो एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर 1 का मल्टीप्लायर यदि कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। तो ये देखो अब यहां चेक करो, एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर 1 और इनका मल्टीप्लायर क्या है, कांस्टेंट के बराबर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। ये देखो किसी ने कहा सर जब वहां आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनाया तो दोनों तरफ बनाया, वहां पे आप जब बना रहे हो तो सिर्फ एक साइड बना रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि निगेटिव साइन पे प्रेशर और वॉल्यूम नहीं आएंगे। प्रेशर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, वॉल्यूम की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, मगर x मैथ का वेरिएबल है, x की वैल्यू तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है ना। तो वो दोनों में ग्राफ खिंचता है, क्योंकि वहां पर x निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। मगर हम जो खींच रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींच रहे हैं, और ना तो प्रेशर निगेटिव हो सकता है ना वॉल्यूम निगेटिव हो सकता है, इसलिए निगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ हटा दिया जा रहा है। ठीक है, बात समझ गए? इसीलिए क्या है, निगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ हटा दिया जा रहा है। बात ध्यान रखोगे, समझ रहे हो ना ये ग्राफ कैसे बनाया। अब यार इस पर भी क्वेश्चन कर लो, तो इस पर भी क्वेश्चन कर देते हैं यार। यदि किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या बताना है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अब वो पूछ रहे हैं रिलेशन बताओ, तो बस सिंपल सी बात है, जिसका PV बड़ा उसका T बड़ा। क्यों? क्योंकि PV की वैल्यू K है और K की वैल्यू nRT है। तो सबसे बड़ा PV किसका है, T1 का, फिर किसका है, T2 का, फिर किसका है, T3 का है। बस ये आंसर हो गया। ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, ये देखो ये एरिया सबसे बड़ा किसका आ रहा है, T1 का ही तो आ रहा है।
P इंटू वी का एरिया जितना ज्यादा T1 उतना ज्यादा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ। अब हम ग्राफ के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर 3 आइसोथर्मल थर्मल्स रिस्पेक्टिवली एट T1 T2 T3 टेम्परेचर। द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इज, देखो ये है P और ये है V, है कि नहीं। अब ये टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर है, T1 है, ये कौन सा है, T2 है, ये कौन सा है, T3 है। अब बताओ PV इक्वल टू क्या होता है, K होता है, और K की वैल्यू मैंने क्या पढ़ाई, nRT। तो जिसका PV बड़ा होगा उसका K बड़ा होगा, और जिसका K बड़ा होगा उसका T बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, T1 T2 T3, है कि नहीं। तो PV सबसे बड़ा किसका है, T1 का है, ये देखो इन्होंने बना भी रखा है ना। और जिसका PV की वैल्यू K है, तो इसका मतलब PV बड़ा होने का मतलब K बड़ा होना, और K बड़ा होने का मतलब T1 बड़ा होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अब ये देखो यार, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, विच कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। अब इनमें से बॉयल्स लॉ कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो चलो देख लेते हैं। ये वाला तो कर रहा है, अभी पढ़ाया था। अब ये चेक कर लो, यदि ये कर रहा है तो ये नहीं करेगा, क्योंकि सेमी कोऑर्डिनेट के तो ग्राफ है, P और V के बीच में ये भी है, P और V के बीच में ये भी है। अब ये ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ आप अपने आप निकाल लोगे यार, बहुत समझदार बच्चे हो। अब वो कह रहा है कि लॉग है, लॉग P वर्सेस लॉग V, तो लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ बनाना है तो पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यार हम लोगों ने क्या लिया, लॉग ले लिया। सही है कि नहीं। जब आपने लॉग ले लिया तो यही तो आया, ये देखो दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब y एक्सिस पे क्या है, P, तो P को यहीं रोक लिया और V को उधर लेके चले गए। ये देखो, अब y की जगह पे क्या है, log P है, x की जगह पे क्या है, log V है कि नहीं, और c की जगह पे क्या है, log K है प्लस। अब ये देखो कैसा आया, तो ये तो ग्राफ हो गया कैसा, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। तो मैंने क्या पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा होता है, y एक्सिस पे पॉइंट रखा नीचे आ गया, वैसा ही तो बना है। तो ये सही है, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, तो ये भी सही है। अब वो कह रहा था डज नॉट मैच, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये वाला ग्राफ तो अभी हमने पीछे ही बनाया है। तो बात समझ पा रहे हो कैसे करना है। तो मेरे दोस्त बात समझ गए, बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं करना है। अब दिमाग बैठा लो, बॉयल्स लॉ में 3 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। पहला, P इंटू वी का मल्टीप्लायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यदि मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सारा फोकस मोल पे रखोगे, सारा फोकस मोल पे रखोगे, ठीक। दूसरा, यदि कहीं पर वेरिएबल स्लोप के क्वेश्चन आते हैं, वेरिएबल स्लोप के क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन, है ना, इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, तो यदि कहीं पर वेरिएबल स्लोप के क्वेश्चन आते हैं तो जरा समझो क्या करना है। वेरिएबल स्लोप के क्वेश्चन आए तो स्लोप हमारा k है, जिसकी वैल्यू nRT है, बस उसी से निकाल देना। जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा nRT की वैल्यू, ठीक है। और बाकी ग्राफ बनाना आपको आता ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ पर कुछ बातें करते हैं। बॉयल्स लॉ तो खत्म कर लिया, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्हीं पे पढ़ते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यार देखो 4 वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है, किसी भी गैस के लिए वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, P, V, N और T। अब इसमें क्या करोगे, इसमें फिर 2 कांस्टेंट कर दो। तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, मोल को कांस्टेंट कर दिया, तो V प्रोपोर्शनल T आ गया, है कि नहीं। मतलब द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट का मतलब मोल कांस्टेंट, फिक्स अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मोल कांस्टेंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट, आगे लिखा नहीं है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर भी तो कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां देखो
जब मोल और प्रेशर कांस्टेंट हो तो गैस का वॉल्यूम गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, के ले आओगे, के को ऐसा कर दो। अब यहां पर गौर से मेरी बात समझो, यहां पर तुम क्या कह रहे हो, आप चार्ल्स लॉ ये पढ़ते हो, हम कह रहे हैं कि आप चार्ल्स लॉ ये वाला पढ़ो, इस पर फोकस रखो, इस पर एक ही तरह के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरे गैस में एक ही तरह के कॉन्सेप्ट। वहां पे P इंटू वी का मल्टीप्लायर कांस्टेंट, यहां पे V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट, यहां पे क्या होगा दोस्त, V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यदि कहीं पर मोल और प्रेशर कांस्टेंट है, यदि कहीं पर मोल और प्रेशर कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, वहां पर V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट होगा, वहां पर V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो ना सभी सारे प्यारे बच्चों। तो देखो यार बच्चों, जी जान लगानी है, दोनों लोग बिल्कुल एनर्जी पे रहो, ज्यादा गुस्सा आ जाया करे तो दीवार में घुसा मार दिया करो, इससे तो ये तो रहेगा कि हाँ एनर्जी कितनी है। डेली सोचो कि हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, डेली यही बात सोचा करो और कुछ नहीं। तो जरा देखो चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ में V अपॉन टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हमें क्या याद रखना है कि चार्ल्स लॉ में V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कैसे, जरा देखो, अब आपको इस बात को थोड़ा समझाता हूं। देखो एक कंटेनर है ऐसा, इस तरह से, इस तरह से, इस कंटेनर में गैस है, इस तरह से, ऐसे। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, जब इसका टेम्परेचर T1 था तो इसका वैल्यूम V1 था, और अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा के हमने क्या कर दिया है, T2 कर दिया है, तो गैस का वैल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। अब प्रेशर जो यहां पे था वही यहां पे है, मोल निकले नहीं है, जो मोल यहां पे है वही मोल यहां पे है, तो इस जगह का V अपॉन टी रेशियो इस जगह के V अपॉन टी रेशियो के बराबर होगा। हम ये कह रहे हैं एक जगह का V अपॉन टी रेशियो दूसरी जगह के V अपॉन टी रेशियो के बराबर कर सकते हो यदि मोल और प्रेशर सेम है तो। अब आप समझ जाओगे कि सारे लॉज एक ही तरह के चलेंगे, तो तुम्हें पढ़ने में टेंशन ही नहीं होगी। वहां पर बॉयल्स लॉ है तो P इंटू वी का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, P इंटू वी कांस्टेंट है, और चार्ल्स लॉ है तो V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। बस मोल को पकड़ना है कि मोल कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट है वो दिखेगा, प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं वो दिखेगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं वो दिखेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि कंटेनर यदि ओपन है तो देखो, यदि कंटेनर ओपन है, ओपन कंटेनर है, यदि ओपन वेसल है तो ऑलवेज P क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, और कांस्टेंट भी होगा और किसके बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, है ना। तो जरा देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लॉ का मतलब क्या है, V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हर जगह पर V अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे, यदि मोल कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। फिर मोल पे फोकस रखोगे, हर जगह मोल पे ही फोकस रखना है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखो यार एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लो जरा कि इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। 500 ml of nitrogen at 27 degree centigrade is cooled to -5 degree centigrade at the same pressure। देखो प्रेशर उन्होंने बता दिया है, ये देखो द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस, वो ये कह रहा है, किसी ने ये कहा कि यार देखो तुम्हारे साथ जो खेल हुआ है वो ये हुआ है, ऐसा, इस जगह पे क्या था, कोई गैस थी ऐसे, इस जगह पे, अब इसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कहीं पर भी हो ऑलवेज केल्विन में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और प्रेशर कितना है, कुछ है P। अब इसको ठंडा कर दिया गया, टेम्परेचर कम कर दिया गया, कितना, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 268 केल्विन, क्योंकि केल्विन बनाने के लिए क्या करते हैं, 273 को ऐड, और 273 ऐड करोगे तो यही तो आएगा यार दोस्त,
है कि नहीं। चलो कहानी को और आगे खींचते हैं। तो वो पूछ रहा है कि सॉरी ये क्या हो गया, तो वो पूछ रहा है वॉल्यूम बताओ ml, ये फिर से लिख देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। ये देखो, तो वो पूछ रहा है वॉल्यूम बताओ कि अब गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब मेरी बात बताइएगा, जब इसको ठंडा करोगे, प्रेशर तो भाई ने खुद कह दिया है कांस्टेंट है कि नहीं। प्रेशर तो भाई ने खुद कह दिया है कांस्टेंट है, हमें थोड़ी करना पड़ेगा, है कि नहीं। मोल को पकड़ो, मोल को पकड़ो, मोल को पकड़ो, ठीक है, जैसे, ठीक है ना। तो मोल को पकड़ो, तो प्रेशर तो यार उसने खुद कह दिया कांस्टेंट है। अब बात आई मोल की, आप ठंडा करा रहे हो तो क्या मोल बाहर निकल जाएंगे? ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया। कंटेनर के बारे में ये नहीं कहा गया कि मोल बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो जब मोल बाहर नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब मोल भी कांस्टेंट है, ठीक। अब मोल भी कांस्टेंट है तो इस जगह का V अपॉन टी इस जगह के V अपॉन टी के बराबर कर दो। तो देखो मैंने किया V अपॉन टी बराबर V अपॉन टी। अब 1 2 1 2, अब बेटा यार सॉल्व कर लो यार, है ना। अपने प्यारे सर की थोड़ी सी हेल्प कर दो यार दोस्तों, क्या करके, सॉल्व करके, है कि नहीं। जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बता दो। कुछ सारे पॉइंट में है तो पॉइंट में ही आएगा। तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, 2 उधर गया तो 2 उधर जाएगा तो 9, और फिर 1 3 3। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 से ऊपर जाएगा, यही आंसर आएगा। फिर समझ गए होगे क्यों, क्योंकि 5 इंटू 8 कितना होता है, तो 5 इंटू 8 कितना होता है 40, तो 40 से ऊपर आना है, मतलब 400 से ऊपर आना है, ये आंसर आएगा फिर, ठीक है ना दोस्त। तो समझ पाए, कुछ नहीं करना है अपने को, V अपॉन टी का रेशियो बराबर कर देना है यदि चार्ल्स लॉ चल रहा है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, V अपॉन टी का रेशियो बराबर करने में मोल कांस्टेंट होने चाहिए, मोल कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। चलो दोस्त, आप कह रहे हो तो एक और क्वेश्चन करा देता हूं। एक तो यार आप लोग बोलते बहुत हो कि सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराओ। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हारा मन है डॉक्टर बनने का और हमारा काम है तुम्हें डॉक्टर बनाना, तो हम दोनों लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आए हुए हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जरा देखो यार, एक पॉइंट पढ़ा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट, ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करते, पहले पढ़ा देते हैं। किसी ने कहा कि चार्ल्स लॉ में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, यही तो बात आई थी। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? क्या कोई कांस्टेंट रेट से बढ़ता है? तो लोगों ने कहा बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रोपोर्शनल V प्रोपोर्शनल T लिखा है। तो देखो जरा क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर चेंज किया जाए, चेंज मतलब कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज किया जाए तो वो अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का 1/273.15 टाइम वॉल्यूम में चेंज लाता है, चेंज करता है। अब इस बात को जरा समझो, क्या बताया गया है कि यदि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने वॉल्यूम का, जो भी उसका वॉल्यूम होता है, अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का, V0 का मतलब क्या है, जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो गौर से बात को समझिएगा, यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम होगा उसका 1/273.15 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा देगा। यदि बढ़ा रहे हो तो बढ़ा देगा, कम कर रहे हो तो कम कर देगा, ठीक है। जैसे किसी ने कहा, एक एग्जांपल देता हूं तो आप मेरी बात को समझ पाओगे। देखो, मैंने आपसे बोला कि यार 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, तो बताओ 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि 11 पर क्या होगा, 100 प्लस 1 डिग्री बढ़ाने पर कितना बढ़ता है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का 273.15,
इतना हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। अच्छा, किसी ने कहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा, तो हम कह देंगे ये हो जाएगा। 1 डिग्री चेंज पे इतना चेंज आता है, कम करोगे तो कम हो जाएगा, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। ये देखो। और V0 क्या है, V0 गैस का वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बेस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का वॉल्यूम होगा उसका 1/273.15 बढ़ेगा घटेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने पर। ऐसे ऐसे करने से डांस की भी फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं यार, जरा देखो। प्रेशर रिमेन द सेम, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर बाय डिफिनिट, ठीक है, ट्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम एट, अभी पढ़ा दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का, है ना, 1/273.15 टाइम्स वॉल्यूम कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतना बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम करोगे तो इतना कम कर जाएगा। अब जरा देखो यार, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस बात को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक ओपन वेसल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसको हीट किया गया है until 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैव बीन escaped फ्रॉम द वेसल, assuming that the volume of vessel remain constant, the temperature at which the vessel have been heated। अब जरा देखो यार, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो और देख लो क्या कह रहा है। उसका कहना है कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ऐसे ओपन कंटेनर है कि नहीं, ए ओपन कंटेनर, और उसमें कुछ एयर भरी हुई है, इस तरह से उसमें कोई एयर है, ऐसे। अब क्या हुआ, इस जगह का टेम्परेचर हमारा था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। किसी ने कहा सर प्रेशर दिया नहीं, फिर भी लिख दिया, ओपन कंटेनर है तो दोस्त प्रेशर कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, वैसे उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब वो कहता है कि जब हम इसको हीट करते हैं, तो देखो यार बच्चों, अब इसको हीट कर देते हैं, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, हीट कर दिया ऐसे। तो जब आप इसको हीट करते हो तो जरा देखो क्या होता है, इस तरह से हमने इसको हीट कर दिया। तो हीट कर दिया तो क्या हुआ, इन्होंने कहा 2/5 ऑफ द एयर हैव बीन स्पेल्ड आउट या स्केप्ड आउट। इनका कहना है कि कुछ एयर निकल जाती है, और जो एयर निकल जाती है उसकी वैल्यू भी बता दी। तो यार जब हीट करोगे तो इसकी एयर निकल जाएगी, तो हमने ये मान लिया इस तरह से निकल जाती है। ये देखो, कुछ एयर हमारी क्या हो गई, निकल गई, ऐसे। ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा, बात को समझिएगा, यही तो काम हुआ। देखो, एक ओपन वेसल था, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब उसको यदि हीट करते हैं तो एयर निकल जाती, कितनी निकलती है, 2/5 ऑफ द एयर, 2/5 ऑफ द एयर हैव बीन एस्केप्ड फ्रॉम द वेसल, मतलब 2/5 पार्ट जो है एयर का निकल जाता है। ठीक है, मैंने कहा भाई कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। अब पूछ रहा हूं किस टेम्परेचर तक उसको हीट किया गया है, तो मैंने कहा ठीक है। अब आप बताओ, प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये बात तो सबको पता है। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अब बच्चे कैसे करेंगे, तो जरा देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको एक खास बात बताता हूं। जब भी कहीं ऐसा कुछ हो, एयर निकल रही हो, स्पेंड हो रहा हो, तो उसके लिए एक फार्मूला बताता हूं, उसका जरा कॉन्सेप्ट समझो। यदि ये माना जाए कि इसमें पहले गैस का वॉल्यूम कितना था, V1, मोल कितने थे गैस के, N1, ठीक है, टेम्परेचर कितना था, T1। अब जब गैस निकल गई तो वॉल्यूम कितना हो गया, V2, और गैस के अंदर के मोल या पूरे मोल देख लो कितने हो गए। अब देखो यार, मोल कितने हो गए, ठीक है, टोटल N2 मोल हो गए, और टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। तो अब मुझे बताना डेल्टा T क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, गौर से कॉन्सेप्ट समझिएगा, T2 माइनस T1 है कि नहीं, T2 माइनस T1। अब कितनी गैस निकल गई, मैंने कहा डेल्टा V गैस निकल गई। डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1। क्यों, यहां पर गैस का वॉल्यूम V1 है और यहां से यहां तक का कितना है, V2। तो ये बताओ जरा, ये कितना होगा भाई, ये V2 है और ये V1 है,
तो ये कितना होगा V2 माइनस V1। अच्छा मोल बताइए कितने मोल बाहर निकल गए, तो डेल्टा एन कितना होगा, डेल्टा एन कितना होगा, तो सॉरी ये N2 जो है ये वाले मोल है। N2 कौन से मोल है, ये जो कंटेनर के अंदर है, ठीक है ध्यान रखिएगा। N2 जो मोल है वो कंटेनर के अंदर के मोल है। N2 की वैल्यू यहां से यहां तक की है, बस कंटेनर के अंदर के मोल। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी गैस बाहर निकल गई, तो N1 माइनस N2। अब जरा गौर समझिए, मोल के फॉर्म में कितनी गैस बाहर निकल गई, N1 माइनस N2। क्यों, पहले N1 मोल थे, कुछ मोल बाहर निकल गए, तो बचे कितने, N2 मोल, तो बाहर कितने निकल गए, N1 माइनस N2। अब ऐसा कुछ पार्ट हो तो देखो क्या लिखा जाता है, अब गौर से फार्मूला समझिएगा। डेल्टा एन अपॉन N1 इक्वल टू होता है डेल्टा टी अपॉन T2। ये मैंने ड्राइव किया है, ठीक है, टाइम कम होने की वजह से डायरेक्ट बता रहा हूं। और यदि वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा जा रहा है तो डेल्टा V अपॉन V1 इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन T1। ये फार्मूला है। वेयर कौन कौन क्या क्या है, जरा इस बात को समझ लो अच्छे से। डेल्टा, गौर से बातों को समझिएगा, आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में निकल आएंगे। ये क्या पार्ट है, ये क्या है, देखो गौर से, फ्रैक्शन ऑफ एयर है ना, एक्सपेल्ड आउट, यही तो है। बताओ कितनी एयर निकल गई, डेल्टा एन, कितने में निकल गई, N1 में, तो डेल्टा एन अपॉन N1 क्या हुआ, कितनी एयर निकल गई, डेल्टा एन, और कितने में से, N1 मोल थे, N1 मोल में से डेल्टा एन निकल गए, तो डेल्टा एन अपॉन N1 कितने निकले, डेल्टा एन, और शुरुआती मोल कितने थे, डेल्टा N1, तो ये क्या हो गया, कितने फ्रैक्शन ऑफ एयर बाहर निकल गई है इन टर्म ऑफ अमाउंट या मोल। इसी तरह से ये क्या होगा, ये भी यही बात है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेल्ड आउट। क्यों, हो सकता है वो कभी वॉल्यूम के फॉर्म में दे दे तो आप फंस जाओगे, आप कहोगे यार लो यार सर हम कैसे करें, तो बस ये करना। तो अब आप गौर से मेरी बातों को समझिए, अभी तक तो मैं पढ़ा रहा था थोड़ा सा, ये जो दो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टफ क्वेश्चन है वो सब इनसे निकल आएंगे एक सेकंड में, देखना अभी हम लोग निकाल के देखते हैं। ये जो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ से टफ क्वेश्चन सेकंडों में निकल आएगा। अब जरा देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कितनी गैस निकल रही है, 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैज एस्केप्ड फ्रॉम द वेसल। कितनी गैस बाहर निकल रही है, 2/5। हमारे हिसाब से कितनी निकल रही है, डेल्टा एन अपॉन N1। इसका मतलब डायरेक्ट डेल्टा एन अपॉन N1 की वैल्यू दी है। ठीक हो गया क्वेश्चन, देखना सेकंडों में खत्म। डायरेक्ट डेल्टा एन अपॉन N1 की वैल्यू दी है 2/5। भाई हमारे हिसाब से गैस कितनी निकल रही थी बाहर, डेल्टा एन अपॉन N1। उनके हिसाब से कितनी निकल रही है, 2/5, तो 2/5 बराबर डेल्टा एन अपॉन N1। अब डेल्टा टी अपॉन T2, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 में T2 तो अपने को निकालना है, और T1 की वैल्यू कितनी हुई, 300 डिवाइडेड बाई T2। अब इसको सॉल्व कर लो यार दोस्त, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2T2 इक्वल टू 5T2 माइनस 1500 आ जाएगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, T2 इक्वल टू आ जाएगा 500K। क्यों, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का डिवीजन करोगे तो 5 आ जाएगा। अब जरा देखो 500 K आएगा केल्विन, 500 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं केल्विन। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में पुट किया जाता है। तो बात समझ पाए, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है कि कितनी एयर बाहर निकल गई, कितनी एयर रह गई, कितने वॉल्यूम बाहर निकल गए, उनको सेकंडों में सॉल्व कर दोगे, बस ये बातें याद रखो। तो डेल्टा एन अपॉन N1 इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन T2, डेल्टा V अपॉन V1 इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन T1। ध्यान रखना इधर T2 है इधर T1 है, अलग अलग है। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूले प्रूफ किए हैं, समय की कमी की वजह से डायरेक्ट लिख दिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सब हो जाएंगे, बस इसको अच्छे से अप्लाई करना मेरे भाई।
बात समझ पाए कैसे क्वेश्चन किया, सेकंडों में खत्म हो गया देखो, ठीक है, कर लोगे। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा दिया। चार्ल्स लॉ में क्या याद रखना है मेरे दोस्तों कि v अपॉन टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, v अपॉन टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा ये फंडा, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बातों को समझ तो पा रहे हो, जगे रहो पढ़ते रहो, जगे रहो पढ़ते रहो। डेली जब सुबह उठा करो, डेली जब सुबह उठा करो तो सबसे पहले उठ के चाय कॉफी चिल्लाने मत लग जाओ मेरे दोस्त। आपका क्या काम है, जैसे ही सुबह उठो तो सबसे पहले यह ध्यान करो कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। फिर दूसरा पॉइंट ये ध्यान करो कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सब जब ध्यान कर लो तब आप बेड से पैर नीचे रखो और कुछ और काम करो, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, और आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब सुबह सुबह उठ के पता चला आप लोग बाकी बातों में लगे हुए हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं, ठीक है। ग्राफ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके भी तो ग्राफ हमको बनाने हैं। तो जरा देखो, अब हम लोग इसके ग्राफ को चेक करते हैं कि इसके ग्राफ कैसे देखोगे। अब जरा बताओ, चार्ल्स लॉ का प्रोसेस कैसा होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसके ग्राफ का क्या नाम रखोगे, आइसोबैरिक ग्राफ, है कि नहीं। अब ग्राफ बनेंगे कैसे, तो यार सिंपल सी बात है, आप सभी के सभी बच्चे इतने टैलेंटेड हो कि 2 मिनट में ग्राफ बना दोगे सारे के सारे। देखो पहला ग्राफ ये है, 2 क्वेश्चन एक साथ। तो जरा देखो हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू के टी, v की जगह क्या हो गया y, के t की जगह क्या हो गया, t की जगह क्या हो गया x, तो इसकी जगह क्या हो गया ये, यही तो हुआ। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ओरिजिन से पास हो रहा होगा, है कि नहीं। इसी तरह से तो चलेगा। अब जरा गौर से बताओ इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है k, और उस k की वैल्यू कितनी है। तो जरा देखना आप गौर से, k की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे हिसाब से k कितना है, पी वी अपॉन टी इक्वल टू के। उनके हिसाब से कितना है, उनके मतलब आइडियल गैस के हिसाब से। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, स्लोप निकलने जा रहा है। तो v अपॉन टी इक्वल टू क्या आया, एन आर अपॉन पी। इसका मतलब ध्यान रखना, इसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, एन आर अपॉन पी है। ये स्लोप की वैल्यू है। स्लोप वाले सारे क्वेश्चन अब इससे सॉल्व होंगे। वहां पर स्लोप कितना था, एन आर टी, यहां पर स्लोप कितना है, यहां पर स्लोप है मेरे बेटे एन आर डिवाइडेड बाई पी, एन आर डिवाइडेड बाई पी। तो पहले तो हम इस ग्राफ को खींचे, तो ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा, इसमें किसी को दिक्कत तो है नहीं कि सर ये कैसे ग्राफ बना, है कि नहीं। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करोगे। देखिए इसी पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये देखो, अब मैंने कहा कि यार जरा बताओ, ये है हमारा P1 और ये है हमारा P2, P1 P2 में रिलेशन बताओ। तो क्या है, स्लोप किसका ज्यादा है, P1 का। अब P1 का स्लोप ज्यादा है मतलब K ज्यादा है। अब K की वैल्यू ज्यादा होने के लिए P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस आंसर आ गया। ध्यान दिया आप लोगों ने कैसे हुआ भाई, स्लोप किसका ज्यादा है, P1 का ज्यादा है, और P1 का स्लोप ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है, nRT डिवाइडेड बाई P, nRT डिवाइडेड बाई P। अब nRT T तो है नहीं, nR डिवाइडेड बाई P है, तो इसका मतलब P जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना कम होगा, ठीक है। तो बात समझ गए। अब इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता था, तो जरा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें। अब जरा इसमें और इसमें बात को समझो कि यार इसका कैसे निकालोगे। हमें V इक्वल टू के टी पता है। अब यहां T जो है सेंटीग्रेड में है, तो इस K को, ये जो केल्विन वाला T है, इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लो। भाई सेंटीग्रेड में इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू रही होगी ना,
है कि नहीं? ये देखो, इन दोनों ग्राफों में डिफरेंस समझना। बच्चे यहाँ पे कभी कभी जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं। ये केल्विन का ग्राफ है और ये इक्वेशन केल्विन में है। V इक्वल टू KT में T टेम्परेचर केल्विन में है, तो कम टेम्परेचर केल्विन की इक्वेशन है और ग्राफ तो सेंटीग्रेड का है। तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, तो ये इक्वेशन कैसी हो गई, ऐसे हो गई। अब देखो y की जगह क्या है, v, ठीक है, x की जगह क्या है, t, इसकी जगह क्या है, ये, और c की जगह क्या है, ये। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग और किससे, पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पॉजिटिव स्लोप, y एक्सेस पे पॉइंट रखा, आगे भग गए, है कि नहीं? इस तरह से ग्राफ खींच दोगे। तो ग्राफ में तो मुझे नहीं लगता कोई अब दिक्कत आएगी, ठीक है। अब इस पर एक आधा क्वेश्चन, मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या करोगे? N1, N2, N3, इधर V है और इधर T है सेंटीग्रेड में। रिलेशन बताओ। तो अब बताओ, तो हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। भाई सबसे बड़ा स्लोप इसका है, तो स्लोप मतलब K की वैल्यू कितनी है, N R डिवाइडेड बाई P। तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा N, सबसे बड़ा N किसका होगा, पर बात खत्म हो गई। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा N, आंसर आ गया। स्लोप के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आप बात को समझ पा रहे हो किस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो आज हम लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरी जान लगा के पढ़ते रहिए। एक चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है, तो आपको भी खत्म कर लेना चाहिए। पूरी जान लगा के आप पढ़ते रहिए, ठीक है। सुबह शाम खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें याद करिए, और हम आपके लिए 24 घंटे यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। डाउट बताने के लिए, क्लास लेने के लिए, सब कुछ कराने के लिए, एक एक करके सब पढ़ा देंगे और सबके क्वेश्चन करा देंगे इतने ही समय में। बहुत बड़ा समय है मेरे लिए तो ये फिलहाल, और आपके लिए भी होना चाहिए। इसी समय में, इसी टाइम में हम लोग जिंदगी बदलेंगे। किसकी? आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, ठीक है। सभी लोग अच्छे से रहें और खुश रहें, पढ़ते रहिए। नमस्कार।